हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है एक सेट होता है प्रिंसिपल्स का, स्ट्रेटजीज का एंड डिसीजंस का, जो एक कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया होता है अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए दूसरे नेशंस के साथ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इट मीन्स कि कोई भी प्रोसेस हो गया, जैसे ट्रेड करना या कोई अपने रिलेशंस को मैनेज करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करना, बातचीत करके जो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व करना। तो जितने भी जो प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए होते हैं कंट्री के द्वारा, उनको माइंड में रखते हुए अपने रिलेशंस को मैनेज करना दूसरे नेशंस के साथ, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो है एक एसेंशियली एक ब्लूप्रिंट होता है जो गाइड करता है कि कैसे एक नेशन जो है वो इंटरेक्ट करेगा पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के साथ। ग्लोबल कम्युनिटी में सारी कंट्रीज आती हैं, मतलब कैसे डिफरेंट कंट्री से जो है इंटरेक्ट करेगा, ये डिसाइड करती है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंक्लूड करते हैं कुछ पॉलिसीज को रिलेटेड टू डिप्लोमेसी के रिलेटेड। डिप्लोमेसी मीन्स की जो आर्ट होती है अपने रिलेशंस को मैनेज करने की। ठीक है, डिफेंस के रिलेटेड जो पॉलिसीज को इंक्लूड करती है, ट्रेड के रिलेटेड, कल्चरल एक्सचेंज के रिलेटेड, इंटरनेशनल कॉपरेशन के रिलेटेड एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो जितने भी जो पॉइंट्स हैं इन सभी के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज जो है ली जाती है उनको हम फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्टैटिक नहीं होती है। ठीक है, वो इवॉल्व होती है टाइम के साथ, ग्लोबल सिचुएशंस के बेसिस पे। ठीक है, नेशनल प्रायोरिटीज के बेसिस पे एंड लीडरशिप विजन के ऊपर एंड इंटरनल डेवलपमेंट्स के बेसिस पे। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू पेडफोर्ड एंड लिंकॉल कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है कंट्री का रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, कि किस तरह से वो अपने रिलेशंस को जो है कैसे इंटरेक्ट करेगी दूसरे के साथ, दूसरी कंट्री के साथ। तो इसका मतलब है कि द स्ट्रेटजी इट अडॉप्ट टू अचीव इट्स गोल्स इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज। मतलब किस तरह की स्ट्रेटजी को एक कंट्री अडॉप्ट करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंटरेक्ट करके या रिलेशन के साथ दूसरे कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो ये जो है शेप होती है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स, मतलब अपने खुद के इंटरनल फैक्टर्स के साथ एंड जो इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं सभी कंट्रीज के डिसीजंस को, सभी कंट्रीज के पॉलिसीज को माइंड में रखते हुए जो है फॉरेन पॉलिसी जो है फ्रेम होती है, शेप होती है और एक कंट्री के, एक नेशंस के वर्ल्ड व्यू को जो है रिफ्लेक्ट करती है। तो आई होप कि आपको मीनिंग जो है फॉरेन पॉलिसी का वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। सो डिटर्मिनेंट्स अब बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि डिसाइड करने वाले फैक्टर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो इट मीन्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं या जिनसे फॉरेन पॉलिसी जो है डिसाइड होती है या इन्फ्लुएंस होती है, किन फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है वाइड रेंज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स नाउन एज डोमिनेंस। मतलब कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा जो है जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, जिनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो फैक्टर जो है वो गाइड करते हैं गोल्स को, डायरेक्शंस को एंड एक्शंस क्या होंगे एक स्टेट के इंटरनेशनल अरेना में। ठीक है, उन पॉलिसीज के, उन डिसीजंस के, उन स्ट्रेटजी के बेसिस पे जो है कंट्री जो है वो एक्शन लेती है इंटरनेशनल अरेना में। तो जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं और एज फॉलोज। सो नंबर 1 यहाँ पे दैट इज ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है एक कंट्री की, जो उसकी नेचुरल बाउंड्रीज हैं, क्लाइमेट है, जो एक्सेस है ओशंस के लिए, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है शेप करने के लिए फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ कुछ ऐसे नेशंस हैं जो आइलैंड नेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, वो ट्रेडिशनली स्टार्टिंग से ही जो है वो फोकस कर चुके हैं नेवल पावर के ऊपर। नेवल पावर मींस की जो एक कंट्री की जो समुद्री ताकत होती है, एक समुद्री मिलिट्री जो है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत मिलिट्री जो है समुद्र पे होती है, सीज के ऊपर, ताकि कोई भी जो फॉरेन जो अटैकर्स है वो कंट्री के ऊपर अटैक ना कर पाए। तो समुद्री जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है एक नेशन की, वो होगी नेवल पावर। एंड मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर आप आल्सो फोकस कर चुके हैं। मैरीटाइम ट्रेड मीन्स की जो समुद्र के थ्रू, जो पानी के रास्ते में जो है ट्रेड किया जाता है। ठीक है, सीज के, क्योंकि आइलैंड नेशन जो है वो इन्हीं के ऊपर फोकस कर चुके हैं। अगर बात करें इंडिया के केस में, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो शेप होती है इसकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है साउथ एशिया में।
ठीक है, और जो प्रॉक्सिमिटी है कुछ कंट्रीज के साथ जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है, साथ साथ में जो एक्सेस है इंडियन ओशन के लिए, इनके थ्रू जो है शेप होती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हो चुका है कि ज्योग्राफी के थ्रू जो है, ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में या इन्फ्लुएंस करने में, राइट। सेकंड फैक्टर यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज हिस्ट्री एंड कल्चर। तो एक नेशन के जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप अपनी हिस्ट्री में जो एक्सपीरियंस कर चुका होता है एक नेशन, जैसे कि कॉलोनियलिज्म, ठीक है, किसी का गुलाम बन के रह चुका है, वॉर्स को जो है फेस किया उसने, अलायंसेस को फेस किया है, ये जो है अफेक्ट करते हैं कैसे एक कंट्री जो है वो, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ओरिएंटेशन क्या है दूसरी कंट्री को देखने का। ये सारे फैक्टर जो है इस चीज़ को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो शेप करती है डिप्लोमेटिक बिहेवियर को एंड इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ को एक कंट्री की, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो एंशिएंट ट्रेडिशन है पीस का, आपको पता है इंडिया में जितने भी थिंकर्स हैं मैक्सिमम जो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया उन्होंने, पीस के ऊपर, ठीक है, नॉन वायलेंस के ऊपर, कि वेपन्स का यूज़ कम से कम करना, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है उसको डायलॉग के थ्रू जो है रिजॉल्व करना, ठीक है, विदाउट यूजिंग फोर्स। तो ये जो है वो इन्फ्लुएंस कर चुके हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स को, ठीक है। जैसा कि नॉन अलाइनमेंट है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल, जो कि जहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो है प्रमोट किया इसको, बिना अटैच, मतलब दोनों नेशंस में से, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों थे वहाँ पे, सुपर पावर्स थी, किसी का वो ज्वाइन नहीं हुए, और अपना एक अलग से जो है कि उन्होंने एक मूवमेंट डेवलप की, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट, सेपरेट रहना, इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, बिना ज्वाइन के किसी भी ब्लॉक को, एंड पीसफुली को जो है कोएग्जिस्ट करना, हर एक नेशन के साथ जो है पीसफुली कोएग्जिस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड फैक्टर, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है ये तो मैं आपको इससे पहले जो हमारी वीडियो थी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करने हैं यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का क्या रोल है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो अल्टीमेटली एक टूल है, ठीक है, इसको टूल माना जाता है अपने एक नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने के लिए कंट्री के, ठीक है। जैसा कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको पता है सिक्योरिटी आती है, कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होना, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेटस को जो है अचीव करना, अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को गेन करना, ठीक है। सारी चीज़ें जो है सारी नेशनल इंटरेस्ट में आती हैं कंट्री की, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पूरे डिटेल में समझना नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो आप इससे जो हमारी पहली वीडियो है उसको आप देख सकते हो। तो देखो, चाहे ये बिल्ड करें अलायंसेस को, नेगोशिएट करना ट्रेड एग्रीमेंट्स को, ठीक है, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट जो है उनको बातचीत करके जो है, अगर उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको बातचीत करके जो है रिजॉल्व करना, और पार्टिसिपेट करना ग्लोबल फोरम में, लाइक ब्रिक्स हैं, G20 है, जितने भी जो ग्लोबल फोरम्स हैं, ठीक है, उन ग्लोबल रीजनल फोरम्स जो है उनमें पार्टिसिपेट करना। और सभी फॉरेन पॉलिसी जो है अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जितने भी फॉरेन पॉलिसी जो एक्शंस होते हैं वो लिए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं एक कंट्री को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती है कंट्री के द्वारा, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक कंट्री का जो लेवल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड रिसोर्स का, वो हैवीली इन्फ्लुएंस करता है इसकी फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके पास एक ग्रेटर डिप्लोमेटिक, मतलब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग जो है डिप्लोमेटिक पॉलिसीज होती हैं अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए दूसरे के साथ, ठीक है, और उन्होंने ग्लोबल इन्फ्लुएंस उनके पास होता है, एंड स्ट्रेटेजिक जो इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बात है कि जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके पास जो है वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो होगा ही ग्लोबल स्टेज पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक रिफ्लेक्शन है इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की और एम्बिशन की, अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, यू कैन से। सिमिलरली अगर इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो अलाउ कर चुकी है इंडिया को कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव एफर्ट्स जो है ले सकती है अपने, आप कह सकते हो, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनल ग्लोबल पॉलिसीज को जो है परस्यू करने के लिए, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न मिलिट्री जो है वो एनहांस करते हैं कंट्री की एबिलिटी को डिफेंड करने के लिए खुद को, ठीक है, मतलब किसी भी फॉरेन डोमिनेशन को जो है प्रिवेंट करने के लिए और अपनी खुद की सॉवरेनिटी को, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है पावरफुल मिलिट्री,
ठीक है, अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए अब्रॉड दूसरी कंट्रीज में। तो ये जो है लिवरेज प्रोवाइड करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में और इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे कि यूएस जो है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस का यूज करता है अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यूएस की जो मिलिट्री है बहुत पावरफुल है, जिससे जो है अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रखता है यूनाइटेड स्टेट्स। वाइल इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट करती है इसके स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को चाइना एंड पाकिस्तान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है दैट इज लीडरशिप एंड आइडियोलॉजी। तो लीडरशिप जो आइडियोलॉजी है वो ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में या इन्फ्लुएंस करने में। तो जो पर्सनैलिटी विजन होता है किसी एक लीडर का या आइडियोलॉजी क्या है नेशनल लीडर्स की, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन पॉलिसी को। फॉर इंस्टेंस जवाहरलाल नेहरू जो थे, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू का आइडियलिज्म था, उन्होंने जो है इंडिया को नॉन अलाइनमेंट की ओर लेके गए। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे, जहाँ पे उन्होंने जो है, मैंने आपको पहले बताया कि यूएसए एंड यूएसएसआर में से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जो है फॉर्म किया कि नेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट कर पाए बिना किसी ब्लॉक को ज्वाइन किए। वाइल कुछ लीडर्स की बात करें, जैसे कि इंदिरा गांधी की बात करें, उन्होंने आल्सो बहुत ज़्यादा असर्टिव स्ट्रॉन्ग स्टांसेस स्टेप्स लिए कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे। ठीक है, तो रिसेंट ईयर्स की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रांगली फोकस कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मींस कि अपनी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कोई भी डिसीजंस हैं कंट्री में, एक कंट्री खुद लेती है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, उसके पास खुद की ऑटोनॉमी है, खुद की इंडिपेंडेंस है अपने डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, देन डायस्पोरा जो है उसके ऊपर आल्सो फोकस कर चुकी है। डायस्पोरा का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि माइग्रेट कर चुके हैं अपनी खुद की कंट्री से दूसरे नेशंस में जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी कंट्री के जो कल्चर है, जो सोशल नॉर्म्स हैं या एक इमोशनल कनेक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। इट मीन्स कि डायस्पोरा जो है वो हेल्प करता है एक कंट्री की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने में। कैसे? क्योंकि सॉफ्ट पावर क्या होती है कि एक कंट्री की एबिलिटी होती है अपने कल्चरल वैल्यूज़ के थ्रू दूसरे नेशंस को अट्रैक्ट करना। तो जब डायस्पोरा में जो लोग जो है अपनी खुद की ओरिजिनल कंट्री से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में रहते हैं, लेकिन फिर भी उस कंट्री की, अपनी कंट्री के कल्चर को मेंटेन करके रखते हैं, तो वहाँ पे जो उस नेशंस में जो लोग होंगे, जो पॉपुलेशन होगी, वो उस कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। तो जिससे जो है उसकी ओरिजिनल कंट्री की जो सॉफ्ट पावर होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, देन है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आल्सो फोकस कर चुकी है पीएम के जो नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है। डिप्लोमेसी एक आर्ट है मैनेज करने की अपने रिलेशंस को दूसरी कंट्रीज के साथ। देन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की यही है कि जो ईस्ट एशियन है, साउथ एशियन जो एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रांगली मेंटेन करना। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पीसफुली। तो मतलब स्ट्रांगली वे में जो है अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखना, दैट इज वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की। ठीक है, देन हमारे पास 7th पॉइंट है, दैट इज पब्लिक ओपिनियन मीडिया। तो ये आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉरेन पॉलिसी को। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस होती है पब्लिक के ओपिनियन के साथ, कि लोग क्या चाहते हैं, सिविल सोसाइटी क्या चाहते हैं, मीडिया क्या कहती है। ठीक है, जो राइज है ग्लोबल अवेयरनेस का सिटीजन्स के अमंग, वो प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को कि वो एक्ट करें इश्यूज के ऊपर, जैसा कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, इन इश्यूज के ऊपर जो एक्ट करे गवर्नमेंट, प्रेशराइज करते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि उनके अमंग जो है एक अवेयरनेस जो है ग्रो हो रही है इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की। ठीक है, देन जो सोशल मीडिया है एंड ग्लोबल न्यूज़ जो है वो आल्सो शेप करते हैं परसेप्शंस को और रिस्पॉन्सेस को इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। ठीक है, देन हमारे पास वन मोर पॉइंट है, दैट इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, कंट्रीज कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट कर रही हैं या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, ये फैक्टर आल्सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में कंट्री की। तो ग्लोबल सिचुएशन जो है, इंक्लूडिंग जैसे कि राइज हो रहा है या सुपर पावर्स का फॉल हो रहा है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, अलायंसेस हैं, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कंट्री जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती है कि किस तरह की जो है रखेगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ चल रहा है कंट्रीज में,
तो एक जब एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेगी तो वहाँ पे इस प्रिंसिपल को रखेगी कि ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जिससे कंट्री जो है वो नेगोशिएट करके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें बिना फोर्स का यूज़ किए। ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो एंड था कोल्ड वॉर का, उसने जो है मेजर चेंजेस लाई फॉरेन पॉलिसीज में बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है? सिमिलरली जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इवॉल्व हो गई कुछ रिस्पॉन्सेज में। ठीक है? जैसा कि जो एमरजेंस था चाइना का एज अ ग्लोबल पावर। ठीक है? इसके रिस्पॉन्स में जो है इवॉल्व हुई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड शिफ्ट किया इसने यूएसए के इंटरेस्ट को एशिया में। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस को। ठीक है? जैसा कि कोल्ड वॉर ने जो है एक स्ट्रांगली इम्पोर्टेंस दी नॉन अलाइन मूवमेंट को, जिसमें जो है बहुत सारी चेंजेस आई कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी में। लोग कंट्रीज ने जो है नाम को अपनाना जो है स्टार्ट कर दिया। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसका, दैट इज अ फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है एक नेशन की, जो एक नेशन लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट को, अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए। ये शेप होता है, इन्फ्लुएंस होता है मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा, दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव, राइट। तो एक बैलेंस्ड एंड फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशन की सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस को गेन करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक